कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपका पेपर आने वाले दिनों के अंदर। विषय कोड रहेगा आपका 37, विषय रहेगा यहाँ पर आपका मनोविज्ञान साइकोलॉजी। यहाँ पर अपना जो है आप अनुक्रमांक लिखेंगे, अपना रोल नंबर लिखेंगे और स्टार्ट करेंगे क्या अपना स्टार्ट करेंगे आप यहाँ पर UPHESC का साइकोलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन देना और इसको आप करेंगे क्वालिफाई। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके कुछ चुनिंदा सवालों को जो आए थे आपके पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, और ये सभी सवाल जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके आने वाले सेशन के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर जो आप अभी देखने वाले हो वो रहेगा एक कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए आपको कौन सा सवाल दिया हुआ है। यहाँ पर आपको दिया है आपकी यूनिट नंबर 1 से सवाल आपके स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म दिया है, गेस्टाल्ट स्कूल दिया है, फंक्शनलिज्म दिया हुआ है और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर बिहेवियरिज्म भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें अंदर कौन सी चीज़ कहाँ से आती है, क्या होता है, वो आपसे पूछा है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से आपके फंडामेंटल अजम्पशंस हैं उनको पूछा हुआ है। स्ट्रक्चरलिज्म, गेस्टाल्ट। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन रिस्पॉन्सेज कीवर्ड आपको आइडेंटिफाई करना है। एग्जाम के अंदर आपको समय कम मिलेगा। ठीक है, समय कम मिलता है तो क्या करना है आपने जो कीवर्ड है उसको आइडेंटिफाई करना है। अब आपको ये बात मालूम है क्लियरली, क्या मालूम है आपको यहाँ पर क्लियरली, आपको ये बात क्लियरली मालूम है कि कंडीशन रिस्पॉन्स की बात कौन करेगा, केवल एक ही स्कूल करेगा, वो है 4 नंबर का। ठीक है, यानी कि जो आपका व्यवहारवाद है, जो आपका बिहेवियरिज्म है, वही बात करता है किसके बारे में, वही बात करता है आपके कंडीशन रिस्पॉन्सेस के बारे में। 4 के साथ बी जाएगा। देखो एक जगह दिया है, ये रहा आपका आंसर। क्या किया आपने, इस प्रकार से आपने अपना समय बचाया। ठीक है, तो इस सवाल का सही आंसर कौन सा है, इस सवाल का सही आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर भी देखिए आप मैच कर लीजिए, उन तत्वों को खोजना जिनसे मन निर्मित होता है। ठीक है, ये आपका दिया है किसके साथ में, ये आपको दिया है करेक्टली यहाँ पर। गेस्टाल्ट के अंदर क्या होता है, मानसिक अनुभव प्रारूप पर निर्भर करते हैं, होल सम उसकी बात है। व्यवहारवाद किसकी बात करता है, आपके अनुबंधित अनुक्रियाएं व्यवहार के मूलभूत अंग है। ये तो बेसिक टर्मिनोलॉजी है आपके। कंडीशन रिस्पॉन्सेस वगैरह कहाँ काम करेगा आपका, यहाँ पर काम करेगा। और प्रकार्यवाद क्या बोलता है, जो आपका फंक्शनलिज्म है वो क्या बोलता है, वो बोलता है यहाँ पर कि मन एवं व्यवहार अनुकूलनशील होते हैं, अडेप्टिव होते हैं, वो ऐसा यहाँ पर बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। ये आपका बेसिक सवाल था। अब आगे देखिए, आगे एक और आपको आसान सवाल है। क्या पूछ रहे हैं आपसे यहाँ पर सवाल नंबर 32 के अंदर, स्वतंत्र इच्छा का संबंध मनोविज्ञान के किस सैद्धांतिक उपागम से है। गेस्टाल्ट, मानवतावादी, मनोगतिकी और संज्ञानात्मक उपागम। फ्री विल इज रिलेटेड टू विच थ्योरेटिकल अप्रोच टू साइकोलॉजी। अब इसके अंदर फ्री विल की देखिए एक ही बात करता है, और वो कौन है, वो आपका एक स्कूल है और वो है आपका यहाँ पर ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच। ठीक है, मानवतावादी उपागम जो है वही बात करता है किसके बारे में, वो बात करता है आपकी फ्री विल के बारे में। ठीक है, साइकोडायनेमिक जो बात करेगा किसके बारे में बात करेगा, ये बात करेगा आपके अनकॉन्शियस डिसऑर्डर बोल रहे हैं, सॉरी, अनकॉन्शियस डिजायर्स, जो आपकी इच्छाएं हैं अचेतन मन की, उनकी बात करता है। गेस्टाल्ट बात करेगा अगेन वही सम ऑफ होल, जो भी आपने ऊपर देखा उसके बारे में। एंड देन उसी के साथ साथ जो आपकी यहाँ पर संज्ञानात्मक अप्रोच है, जो आपकी यहाँ पर कॉग्निटिव अप्रोच है, वो बात करती है किसके बारे में, वो बात करती है आपके थिंकिंग, चिंतन, उन सब के बारे में। ठीक है, ओके, अगला सवाल देखिए, व्यक्ति के अध्ययन एवं बोध में उसके अपने आत्मपरक अनुभवों को महत्व देना आधारभूत सिद्धांत है किस चीज़ को लेकर। ठीक है, किस चीज़ का सिद्धांत है, परिघटना संबंधी उपागम का, बिहेवियरल अप्रोच, फैक्टर एनालिसिस अप्रोच, साइकोडायनेमिक या फिर फेनामेनोलॉजिकल अप्रोच। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, और ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके इस UPHSC आयोग ने क्या किया है, टच किया है किसको, आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च को। ठीक है, यानी गुणात्मक शोध को यहाँ टच किया है, और आंसर भी क्या है, आंसर भी यहीं पर है। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें गुणात्मक शोध की, क्वालिटेटिव रिसर्च की, तो उसके अंदर क्या क्या आता है, आपका बायोग्राफिकल रिसर्च, आपका एथनोग्राफी, आपकी ग्राउंडेड थ्योरी और आपकी फेनामेनोलॉजिकल अप्रोच, जो बात करती है किसके बारे में, हिज हर ओन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के बारे में। ठीक है, यानी आपके स्वयं के आत्मपरक अनुभवों को महत्व देती है। कौन सी अप्रोच, वो है आपकी परिघटना संबंधी उपागम का, यानी कि फेनामेनोलॉजिकल अप्रोच का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर आपकी बिहेवियरल अप्रोच काम नहीं करेगी, उसी के साथ साथ आपका फैक्टर एनालिसिस भी यहाँ काम नहीं करेगा, और ना ही आपकी यहाँ पर साइकोडायनेमिक अप्रोच भी काम करेगी। ठीक है, इसके अंदर किसी के अंदर भी बिहेवियर में देखो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस तो सवाल ही पैदा नहीं होता, यहाँ भी नहीं होता, यहाँ भी चाइल्डहुड की बात होगी। और ये तो आपका कहाँ काम आता है, आपकी सांख्यिकी के अंदर काम आता है, आपके स्टैटिस्टिक्स के अंदर काम आता है। कहाँ से शुरुआत होती है इसकी शुरुआत होती है 1904 में। आपके लेकर आते हैं GF और GC फैक्टर, जिसको आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी।
एंड देन उसी के साथ साथ आपका एक्सपेरिमेंट का जो फॉर्मूला है वो भी आपने ध्यान रखना है। अगर पेपर टफ होता है तो आपको वहां से भी सवाल बनाया जा सकता है, ठीक है। ओके, अब देखिए ये सवाल ना एक डिफिकल्ट सवाल है, उतना आसान सवाल यहाँ है नहीं, ठीक है। और इसको करने के लिए आपको जो है अच्छे से बनना चाहिए एक चीज़ जिसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं यहाँ पर रिग्रेशन, ठीक है। आप चिंता ना करें, ये सवाल आपको दोबारा नहीं देखने मिलेगा, लेकिन ऊपर के तीनों सवालों में से कुछ भी रिपीट हो सकता है। यहाँ पर सेम टू सेम ये सवाल रिपीट नहीं होगा, इसका वेरिएशन आएगा, तो उसके लिए आप ज़्यादा परेशान ना हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इस चीज़ को समझने के लिए पूरा का पूरा आपको क्या बनना चाहिए, आपको रिग्रेशन बनना चाहिए, ठीक है। अगर आप ये सवाल देख रहे हो अभी यहाँ पर और आपको ये नहीं पता कि पता होगा, वैसे आपने क्वालिफाई किया हुआ है, बट आप यहाँ देखिए अगर आपको ये नहीं पता है, ये सवाल आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो आपके लिए ये सवाल बिल्कुल भी नहीं बना हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पर। आ रिसर्चर वांट्स टू प्रेडिक्ट आ डाइकोटोमस आउटकम वेरिएबल्स, ठीक है। डाइकोटोमस आउटकम वेरिएबल चाहिए बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ कंटिन्यूअसली मेजर्ड प्रेडिक्टर। अब यहां पर देखिए दो चीजें बात हो रही है, ठीक है। रिग्रेशन के आपके डीप में घुस गए यहां पर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मे बी यूज्ड इन दिस सिचुएशन। अब इसके अंदर आप किसका इस्तेमाल करोगे। ऑप्शन आपके सामने है मल्टीनॉमिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन एनालिसिस, अगला है आपके सामने डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन एनालिसिस, फिर थर्ड है आपका बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और चौथा है आपका यहाँ पर मल्टीवेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस सवाल के अंदर काफ़ी सारे कीवर्ड दिए हुए हैं उन्होंने। एक तो दिया है डाइकोटोमस आपको यहाँ पर, फिर आपको दिया है आउटकम वेरिएबल। आधे लोगों को तो ये नहीं पता होगा कि आउटकम वेरिएबल किस प्रकार से आ रहा है, ये बात हो रही है आपके डिपेंडेंट की, ठीक है। बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ कंटिन्यूसली मेजर्ड, ये आपका कंटिन्यूस पे है, ये डाइकोटोमस है, यानी एक सीवी चल रहा है, एक आपका कौन सा है, एक आपका डाइकोटोमस चलेगा यहाँ पर, ठीक है। दो तो वेरिएबल है आपके सामने यहाँ पर। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मे बी यूज्ड इन दिस सिचुएशन, तो ऐसी जगह आप किसका काम लेंगे, आप लेंगे यहाँ पर बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन का और डिस्क्रिमिनेंट का, ऐसा इन्होंने करना है। लेकिन इस सवाल को समझने के लिए आपको समझना होगा पहले आगे कि रिग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला या बेसिक चीज़ क्या है, उसके लिए आपको दिया है यहाँ पर अगला सवाल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए y का बार दिया है, यहाँ पर दिया हुआ है आक्सान टेगू कुछ भी दिया है यहाँ पर। इक्वेशन देखिए क्या दी हुई है, y इज इक्वल्स टू a1 प्लस b1 x1 प्लस b2 x2, अब वेयर x1 एंड x2 आर वॉट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड y बीइंग द डिपेंडेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने दो इंडिपेंडेंट, अगर आप इसको लिंक नहीं कर पा रहे हो कि ये आपका प्रेडिक्टर है और ये वाला आपका आउटकम है, तो ऊपर वाला सवाल आप भूल जाओ कि आप कर पाओगे एग्जाम में, ठीक है। पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आपको ये समझना जरूरी आना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। और जिन लोगों को समझ में आ चुका है, ऊपर वाला सवाल आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी, लेकिन समय के साथ आपको बन जाएगा, लेकिन आप ट्राई करें समय के पहले बने, ठीक है। ओके, अब देखिए दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है आपकी, ये कैसे हो सकता है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ये अनुभव की बात है, ठीक है। ना तो यहाँ बिटवीन दिया है, ना यहाँ विद इन दिया है, तो ये सवाल तो हट गया आपका। पार्शियल कोरिलेशन भी नहीं है, आर ए बी डॉट सी भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर दिया भी नहीं हुआ, तीन कहाँ दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर ये दो, ये दिया हुआ है। फिर आपका स्टैंडर्ड डिविएशन भी नहीं है, इसकी बात भी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, WAIS के अंदर कितना होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, वहाँ होता है 15 का। SB5 के अंदर कितना होता है, वहाँ पर होता है 16 का, ठीक है। यहाँ 84 काम करेगा, वहाँ 85 काम करेगा। मीन कॉमन रहेगा दोनों में, वो कितना है 100 का, ठीक है। Z स्कोर का मीन कितना होता है 0 होता है, और SD कितना होता है वहाँ पर 1 2 3 इस प्रकार से होता है, ठीक है। T स्कोर का कितना होता है मीन 50 होता है, और SD कितना होता है 10 होता है, और स्टेनाइन स्टैन का आप PYQ से लगा ले, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सिंपली बात हो रही है आपकी मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस की। मल्टीपल क्यों, क्योंकि आपके सामने जो आपके प्रेडिक्टर वेरिएबल हैं वो क्या हैं, वो एक से ज़्यादा हैं। अगर इक्वेशन ऐसी होती y इज इक्वल्स टू ax प्लस बी या फिर a प्लस बी एक्स, ठीक है, किसी भी हिसाब से अगर ये इक्वेशन रहेगी, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, उस सिनेरियो में क्या बोलेंगे इसको आप, उसको आप बोलेंगे नॉर्मल रिग्रेशन, ठीक है, नॉर्मल बोलेंगे आप। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका मल्टीपल दिया हुआ है, क्योंकि आपके सामने क्या है, एक से ज़्यादा यहाँ पर क्या है, आपके सामने प्रेडिक्टर वेरिएबल है, यानी कि आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपके यहाँ से एक से ज़्यादा है, ठीक है। ओके, अगला देखिए, द स्टैंडर्ड डिविएशन इज अ मेजर ऑफ द स्प्रेड ऑफ मेजरमेंट्स अराउंड द, ये जो आपका SD है, इज अ मेजर ऑफ द स्प्रेड ऑफ मेजरमेंट अराउंड द। इसको समझने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, अच्छे से आपको पता होना चाहिए आपका NPC, ठीक है। अगर आपको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के बारे में पता है अच्छे से, तो आप इस सवाल को बड़े आसानी से, बड़े इजीली आप जो है सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको NPC का कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं पता है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। द स्टैंडर्ड डिविएशन इज अ मेजर ऑफ द स्प्रेड ऑफ मेजरमेंट अराउंड द,
आपका एनपीसी किस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से बनता है। और यहाँ पर देखिए आपका मीन होता है, ये आपका एसडी है, बाजू में लगा है 1 2 3, यहाँ लगा है -1 2 3, किसके अराउंड होता है, आपकी मीन वैल्यूज़ के। ठीक है, ये क्या है आपका, ये मीन है। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो किस प्रकार का मेजर है, आपके मीन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग है। और अगर अभी आप एग्जाम देने वाले हो तो आपको वेरिएंस और एसडी के बीच क्या फ़र्क होता है, क्या अंतर होता है, कौन किसका रूट है, कौन किसका स्क्वायर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, मानक विचलन के खालिस्तान इर्द गिर्द वितरित मूल्यों का मापन करता है, किसके अराउंड करता है, आपके मीन वैल्यूज़। ठीक है, औसत मूल्य के अकॉर्डिंग करता है, कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, लोएस्ट वैल्यू इसकी बात नहीं होगी और ना ही यहाँ पर होता है। ठीक है, एसडी किसके अकॉर्डिंग होता है, आपके मीन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, ओके, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 37। इन कंपैरिजन टू रैंडमाइज्ड ग्रुप डिजाइन द रिपीटेड मेजर डिजाइन हैज मोर एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस, हैज लेस एरर वेरिएंस, मोर इजीली टू फॉलो, और क्या दिया हुआ है इज मोर वैलिड। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा आपका, इन कंपैरिजन टू रैंडमाइज्ड ग्रुप डिजाइन द रिपीटेड मेजर डिजाइन में क्या कर रहे हो आप, यहाँ पर आप इसको बार बार कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो अपने सब्जेक्ट के ऊपर, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस ज़्यादा नहीं रहेगा, क्या रहेगा, एरर वेरिएंस आपके सामने यहाँ पर कम रहेगा। ठीक है, हैज़ लेस एरर वेरिएंस, इसको आपने ध्यान रखना है। मोर इजी टू फॉलो नहीं है, इज मोर वैलिड ऐसा भी नहीं है। ठीक है, मेन फर्क किसका है, फर्क है आपके एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस का और आपके एरर वेरिएंस का। तो अब आपको क्या बनना चाहिए, वही अप्लाई होता है, आपको मालूम होना चाहिए मैक्स मिन कॉन प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, मैक्सिमाइज किसको करना है आपको, इसको करना है, मिनिमाइज किसको करना है, कंट्रोल किसको करना है, वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस होता है आपका, एरर वेरिएंस होता है, और एक और होता है तीसरा वाला, वो कौन सा है, वो है आपका एक्स्ट्रानियस वेरिएंस। ठीक है, लेकिन आप जो है रैंडमाइज्ड ग्रुप डिजाइन की अपेक्षा किसका इस्तेमाल कर रहे हो, रिपीटेड मेजर डिजाइन का इस्तेमाल कर रहे हो, तो वहां पर क्या मिलेगा आपको मिलेगा वहां पर हैज लेस एरर वेरिएंस, आपको जो एरर वेरिएंस है वो वहां पर कम देखने को मिलेगा। ठीक है, सब्जेक्ट कहीं भागेंगे नहीं, आपका बच गया समय। निम्नलिखित में से कौन सा संभावित प्रतिदर्शन का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एरिया, कोटा, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। अब इसको याद करने के लिए क्या करना है आपने एक निमोनिक याद करना है। उस निमोनिक को आप क्या बोलते हो, उस निमोनिक को आप बोलते हो यहाँ पर क्यों कोई अगर जाएगा स्नो सत्तू देगा। ठीक है, कोटा सैम्पलिंग, एक्सीडेंटल, जजमेंटल, सैचुरेशन, स्नोबॉल और डेंस। ठीक है, क्या मिल गया, कोटा मिल गया, ये रहा आपका आंसर। सवाल में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। गारंटीड सवाल आएगा आपको अगली बार कि इनमें से किसका प्रकार है। गैमलर वाला जो आप इस्तेमाल करते हो तब कौन सा इस्तेमाल होगा, स्नोबॉल का होगा, और भी अलग अलग प्रकार के जो आपके नॉन प्रोबेबिलिटी वाले हैं वहाँ से आपको सवाल आने की अधिक से अधिक संभावना है। उसके बाद देखें अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटरवल स्केल। ये बताया था आपको पिछले वीडियो के अंदर भी, 4 चीजें होती हैं NOIR, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका जो एब्सोल्यूट जीरो देखने मिलता है वो कहाँ देखने मिलता है, आपको रेशियो में मिलता है। जीरो कहाँ दिया है, देयर हैज टू बी अ मीनिंगफुल जीरो, ये बात कर रहा है आपके रेशियो की, इसको भी आप मैच कर लें। द स्कोर्स कैन बी ऑर्डर की बात है, यानी कि आपका ऑर्डिनल लग जाएगा। इट इन्वॉल्व्स पुटिंग अ वेरिएबल इनटू कैटेगरी आएगी, तो कौन सा आएगा, आपका नॉमिनल आ जाएगा, तो बच गया आपका आंसर नंबर बी। द साइज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन स्कोर्स इज एन इंडिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड, ये किसकी बात कर रहा है ये आपके इंटरवल स्केल की बात कर रहा है। ध्यान किसको रखना है, आपने ध्यान रखना है NOIR को। ठीक है, जब जब आपके पास क्या होंगे, पैरामीट्रिक टेस्ट होंगे, आप इसका इस्तेमाल करोगे। जब जब आपके सामने नॉन पैरामीट्रिक होंगे तो आप N से स्टार्ट हो रहा है तो इसका इस्तेमाल करते हो। ठीक है, पैरामीट्रिक के अंदर कौन कौन सा आता है, टी टेस्ट आता है, अनोवा आता है। इसके भी 2 भाग होते हैं, एक इंडिपेंडेंट सैंपल में, डिपेंडेंट में, इसका 1 वे और इसका 2 वे चलेगा। यहाँ बात करें नॉन पैरामीट्रिक में तो कौन कौन से आएंगे आपके पास आएगा क्रुस्कल वाले एच टेस्ट, विल्कॉक्सन साइन रैंक, और आपके 2 और आएंगे टी टेस्ट वाले। ठीक है, मैन विटनी और विल्कॉक्सन और फ्राइडमैन की भी एंट्री होगी वहां से। ठीक है, ओके, उसके बाद देखते हैं अगला सवाल, अंतिम सवाल यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक इन साइकोलॉजिकल रिसर्चेस। अब ये देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं आपसे, यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपने क्या करना है, बताना है कि यहाँ पर स्टैटिस्टिकल टेक्निक का मेन फंक्शन इसमें से कौन सा नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, समराइजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम मल्टीट्यूड ऑफ सोर्सेस, ये तो करना पड़ेगा आपको। जनरलाइज भी करना पड़ेगा आपको। मेक सेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा थ्रू डेटा, ये भी करना पड़ेगा आपको। क्या नहीं करना पड़ेगा, इग्नोरिंग द वेरिएबिलिटी टू मेक सेंस ऑफ वर्ल्ड, उटपटांग दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पर, इसको आप छोड़ दें, ये सवाल आपका रिपीट नहीं होगा। ठीक है, ये रिपीट नहीं होगा। अब देखो आपको यहाँ पर दिया हुआ है सेम सवाल जो अभी आपको बताया नोआर। ठीक है, जो अभी आपको समझाया यहाँ पर 4 शब्द इसके बारे में, उसी पे आधारित सवाल देखो आपके सामने किस प्रकार से आ रहा है और आपको बन जाएगा तुरंत के तुरंत। ठीक है, शक्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र प्रतिदर्श टी परीक्षण के निकटस्थ है। ठीक है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। बताया था आपको टी के दो प्रकार होते हैं, एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में, वही यहाँ पर आंसर है। ठीक है, फ्रॉम पावर कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू आंसर क्या आएगा इसका, मैन विटनी। क्यों, इंडिपेंडेंट रहेगा तो मैन विटनी चलेगा, डिपेंडेंट रहेगा तो कौन सा चलेगा आपका, विल्कॉक्सन साइन रिंग। अब देखो विल्कॉक्सन यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी थोड़ा दिया हुआ है लेकिन छोड़ दीजिए, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ठीक है, फ्राइडमैन किस लिए काम करेगा, ये काम करेगा आपके 2 वे अनोवा के लिए। ठीक है, और 1 वे के लिए कौन काम करेगा आपका, क्रुस्काल वालिस एस्टेस काम करेगा 1 वे के लिए, फ्राइडमैन 2 वे के लिए, मैन विटनी इंडिपेंडेंट के लिए, और विल्कॉक्सन साइन रिंग टेस्ट किसके लिए काम करेगा, आपके डिपेंडेंट सैंपल के लिए काम करेगा। ठीक है, ओके। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कारकीय विश्लेषण में उद्भवन की संख्या के निर्धारण हेतु एक मानदंड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन, एक क्राइटेरिया नहीं है फॉर डिटरमाइनिंग द फैक्टर्स यू डिटेन इन फैक्टर एनालिसिस। लेटेंट रूट मेथड का आप करोगे, वेलेसर का करोगे, स्क्री प्लॉट करोगे, किसका नहीं करोगे आप यहाँ पर केएमओ बार्टलेट टेस्ट का इस्तेमाल नहीं करोगे। ये बात काम आता है बाद में आपको, यहाँ पर इसका यूज यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, अब देखो सेम चीज क्रुस्काल वालिस अनोवा जो अभी आपको बताया उसी के आधार पर देखो एक और सवाल क्या पूछा है। क्रुस्काल वालिस अनोवा इज द नॉन पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट ऑफ द फॉलोइंग, फैक्टोरियल अनोवा, 1 वे, 2 वे, अनकोवा। किसका करोगे आप यहाँ पर मार्क बताइए, आप करोगे सिंपली 1 वे का। अभी तो बताया आपको ऊपर, यहाँ पर 1 वे रहेगा तो क्रुस्काल वालिस आएगा। ठीक है, और 2 वे रहेगा तो कौन सा आएगा आपका आएगा फ्राइडमैन टेस्ट। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। अगला सवाल देखिए, फिर से आपको यही पूछा है, द मैन विटनी यू टेस्ट, ये तो बताया था अभी आपको। मैन विटनी यू टेस्ट इज एम्प्लॉयड, किस प्रकार का है, नॉन पैरामेट्रिक है। नॉन पैरामेट्रिक में आपको क्या चलेगी, 2 चलेगी, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इसको आप कर सकते हैं। डाइकोटोमस दिया है, इंटरवल दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो इस हिसाब से आप क्या करें, आप प्रिपेयर करें आपके यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए, और आप भी जो है सभी प्रकार से पीवाईक्यूज को आप सॉल्व करिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए और फटाफट से इसको क्रैक करिए। ठीक है, क्या करना है प्रैक्टिस के लिए आपको, आप जो है यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज लगा सकते हैं, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर जो सवाल देख रहे हो आप, इसमें से आपके 80% जो सवाल है वो कहाँ से लिए हुए हैं, वो नेट के ही पीवाईक्यूज हैं। जितना अच्छे से आप इसको लगा सकते हो उसको आप लगाइए। एंड देन उसी के साथ साथ अगर आप चाहते हो कि आप सवालों को यूनिट वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हो, यानी कि रिसर्च के सवाल अलग जगह, इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी अलग जगह, टेस्टिंग अलग जगह, बायोलॉजी अलग जगह, लर्निंग अलग जगह, इंटेलिजेंस अलग जगह, तो अलग अलग प्रकार के सवाल अगर लगाना चाहते हो आप, तो आप यहाँ पर इस पीवाईक्यू ई बुक को ले सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। व्हाट्सएप करना है आपने, पेमेंट करना है आपको, तुरंत के तुरंत तत्काल प्रभाव से आपको जो है सारे के सारे 10 यूनिट जो है उनका आपको जून 19 से दिसंबर 25 तक का सभी सवाल मिल जाएंगे। उनको आप लगाइए और आपके आने वाले एग्जाम में जब भी आप दो, इस बार दो, अगली बार दो, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, जो भी एडवर्टीजमेंट में आप एग्जाम दोगे आपको यही आएगा। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखनी है, कोई भी अगर चेंजेस होता है तो आपको इस चैनल पे मालूम पड़ेगा, तो सब्सक्राइब करके आप रख लो और इस पीवाई की बुक को ऑर्डर कर लो और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। तब तक के लिए धन्यवाद।